आज की मूवी का नाम है बेटर डेज, जो 2019 में आई थी। ये ऑस्कर नॉमिनेटेड मूवी बुलिंग पर है। बिना किसी देरी के इस मूवी की कहानी को जानते हैं। मूवी के स्टार्ट में चेन येन अपनी स्टूडेंट्स को पढ़ाती है। क्लास में बैठी एक डरी सहमी लड़की को देखकर उसे एक लड़की की याद आती है। इसी के साथ हम लोग 2011 में चले जाते हैं। चेन येन 12th में पढ़ती है। जल्दी नेशनल कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है। सारे स्टूडेंट दिल लगाकर पढ़ाई करने में बिजी हैं। चेन येन अपनी क्लासमेट हु के साथ ड्रिंक्स बांटने के बाद फिर से पढ़ाई करने में लग जाती है। अचानक पूरे स्कूल में हलचल मचती है। हु ने सुसाइड कमिट की है। हर कोई पिक्चर लेता है, सिर्फ चेन येन आगे बढ़कर हु का फेस अपनी जैकेट से कवर करती है। इस हादसे के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने आती है। पूछताछ के लिए चेन येन को बुलाया जाता है क्योंकि पूरे स्कूल में सिर्फ वही थी जिसने हु का फेस कवर किया। इंस्पेक्टर यांग और इंस्पेक्टर यी उससे सवाल करते हैं, क्या मरने से पहले हु ने तुमसे कुछ कहा? क्या वो तुम्हें डिस्टर्ब दिखाई दी? चेन येन को फ्लैशबैक आता है। हु उदास थी। हु ने कहा, वो लोग मुझे बुली करते रहे, क्यों तुम लोगों ने कुछ नहीं किया? चेन येन किसी भी सवाल का जवाब नहीं देती। जाने से पहले वो बस इतना कहती है, हु ऐसा करना नहीं चाहती थी। क्लास में किसी ने उसकी चेयर पर पेंट गिराया था। हर कोई उसे नजरअंदाज करता है। इसी दौरान उसे हु की याद आई, उसकी चेयर पर भी किसी ने पेंट गिराया था। चेन येन समेत हर कोई उसे इग्नोर करता है। वो ऐसे ही बैठ गई। क्लास टीचर को पता चलते ही उन्होंने चेन येन से कहा, अगर तुम बुली हो रही हो तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए। वो नहीं बताती। घर में पढ़ाई करते वक्त कुछ लोग घर के बाहर शोर मचाते हैं। उन्हें चेन येन की माँ से अपने पैसे वापस चाहिए जो उसने कर्जे में लिए थे। चेन येन की माँ ज्यादातर घर नहीं होती। लंच में वेलाई और उसकी दोस्तें चेंग और म्याओ चेन येन को तंग करती हैं। ये हु को बुली किया करती थी। हु के बाद इनकी नई टारगेट चेन येन है। स्कूल के बाद ये चेन येन को फिर से बुली करती है। वो घर आती है। चेन की माँ घर पर है। ये छुप कर आई है। चेन येन की माँ इलीगल फेस प्रोडक्ट बेचती है। ऐसे इन दोनों माँ बेटी का गुजारा होता है। उसे यकीन है चेन येन के कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के बाद उनकी जिंदगी बदल जाएगी। वैसे भी उसकी बेटी अपनी क्लास में टॉप 10 स्टूडेंट्स में आती है। सुबह सवेरे उसकी माँ वापस चली जाती है। स्कूल से वापस आते वक्त चेन येन काफी घबराती है। उसे वेलाई लोगों का डर था। तभी वो देखती है कुछ लड़के किसी को पीट रहे हैं। वो पुलिस को कॉल करती है। तभी लड़के उसे भी पकड़ते हैं। इन्हें लगा शायद चेन येन इस लड़के को जानती है। उसका मोबाइल और पैसे छीनने के बाद वो उस लड़के को किस करने का बोलते हैं। ना चाहते हुए भी वो उसे किस करती है। उस लड़के को उन पर गुस्सा आता है। वो उन्हें काफी पीटता है। डर के मारे वो वहाँ से भाग जाते हैं। अगले दिन उसके पास वही लड़का आता है। वो उसे उतने पैसे देता है जितने उन लड़कों ने छीने थे। इसके बाद वो उसका मोबाइल ठीक करता है। इसे मोबाइल्स के बारे में काफी नॉलेज है। इस लड़के को हर कोई बेनाम से जानता है। वो चेन येन से कहता है, अगर तुम मुझे पैसे दो तो बदले में मैं तुम्हें प्रोटेक्शन दे सकता हूँ। वो जवाब देती है, तुम तो खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते तो मुझे क्या प्रोटेक्ट करोगे? वो घर जाती है। बेबी उसके साथ जाता है। घर के बाहर चेन येन की माँ के खिलाफ किसी ने पोस्टर लगाए हैं। वो उन सारे पोस्टर्स को उतारती है। अगले दिन क्लास में सारे स्टूडेंट्स को पता चल जाता है। क्लास में कुछ स्टूडेंट उसे टीज करते हैं। चेन येन रो जाती है। स्कूल के बाहर बे को देखकर वो उसे कहती है, मुझे कहीं भी ले चलो। बे उसे अपने घर लाता है। नूडल्स खाते हुए चेन येन के मोबाइल पर मैसेजेस आते हैं। उसके क्लासमेट्स के मैसेजेस हैं, हम कर्जा उतारने में तुम्हारी माँ की मदद कर सकते हैं। वो सिर्फ चेन येन को टीज कर रहे हैं। वो अपना मोबाइल ऑफ करती है। बे को लगा शायद वो अपने बॉयफ्रेंड से लड़ रही है। बॉयफ्रेंड था तो मेरे साथ क्यों आई? क्या तुम मुझे पसंद करती हो? उसकी ये बात सुनकर चेन येन बाकी सबका गुस्सा भी उस पर निकालती है। तुम्हें पसंद करने वाला क्या है? ऐसे ही बातों के दौरान वो उससे कहती है, क्या तुम्हें किसी ने मैनर्स नहीं सिखाए? बे भी अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता। वो उसके हाथ पकड़कर पीछे करता है। अब डर लगा, वैसे भी मैं एक गुंडा हूँ, मैनर्स रखकर क्या करना। वो उसे छोड़ देता है। अगले दिन वेलाई अपनी चमचियों के साथ चेन येन को फिर से बुली करती है। बॉल से 2 दफा हिट करने के बाद वो उसकी माँ का मजाक उड़ाती है। चेन येन थोड़ा रिटेलिएट करती है। इस बात का बदला लेने के लिए वेलाई उसे सीढ़ियों से गिराती है। हु किन मुश्किलों से गुजरी है इसका एहसास चेन येन को अब हुआ। फाइनली चेन येन इंस्पेक्टर यी को वेलाई के बारे में बताती है। इंस्पेक्टर यी वेलाई और उसके दोस्तों से इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इंस्पेक्टर यी वेलाई से
चेनयन को सीढ़ियों से गिराने की बात करते हैं। वेलाई जवाब देती है, मैं और चेनयन काफी अच्छे दोस्त हैं, हम दोनों एक दूसरे पर प्रैंक्स करते रहते हैं। उसका एटीट्यूड देखकर इंस्पेक्टर ये कहते हैं, तुमने ऐसा कौन सा प्रैंक हु के साथ किया कि उसने अपनी जान ले ली? वेलाई और टिंग कहती हैं, हमने हु को बुली नहीं किया, जबकि म्याओ थोड़ा बहुत घबराती है। इनकी बातों और एटीट्यूड से जाहिर था यही बुलिस हैं। ये ने वेलाई की माँ को सब कुछ बता दिया। वो बोलती है, पेरेंट्स को बता दिया था तो मुझसे इतने बकवास सवाल क्यों किए? भले ही मेरी माँ इन्हें पैसे देने के लिए तैयार हो जाए, फिर भी मैं उन्हें एक चवन्नी नहीं दूंगी। इंस्पेक्टर ये वेलाई के घर में है। ये काफी अमीर और इन्फ्लुएंशियल लोग हैं। वेलाई की माँ सारा कसूर स्कूल वालों पर डालकर कहती है, हो सकता है हु के घर में ही कोई प्रॉब्लम्स हो। बात रही वेलाई की तो वो काफी वेल मैनर्ड है। उसकी लाडली बेटी किसी को बुली कर ही नहीं सकती। इसका नतीजा ये निकलता है, वेलाई और उसके चमचियों को सिर्फ स्कूल से सस्पेंड किया जाता है। ये इससे बड़ी सजा की हकदार हैं। ये कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम अब भी देंगी। इनके इस बिहेवियर की वजह से क्लास टीचर को भी स्कूल से निकाल दिया जाता है। जाने से पहले वो चेनयन से कहते हैं, तुमने सच बताकर बिल्कुल सही काम किया। यहाँ वहाँ की चीजों से डिस्ट्रैक्ट मत होना, पढ़ाई पर ध्यान देना। चेनयन को बुरा लगता है, उसकी वजह से टीचर को निकाला जा रहा है। स्कूल के बाद चेनयन की इंस्पेक्टर यी से मुलाकात होती है। चेनयन उससे डिसअपॉइंटेड है। उसे सब कुछ पता था, फिर भी उसने इतनी कम सजा उन्हें दिलवाई। वो कहता है, मैं भी डिसअपॉइंटेड हूँ, लेकिन मैंने अपनी पूरी कोशिश की। अब तो मैं डरने की जरूरत नहीं, बस अपने एग्जाम्स पर फोकस करो। चेनयन कहती है, एग्जाम्स के बाद हम बड़े हो जाएंगे। मेरी माँ कहती है, बूढ़े होने का एक फायदा है कि हम लोग वक्त के साथ साथ चीजें भूल जाते हैं, पर ये नहीं सिखाते आखिर बड़े बनते कैसे हैं। एग्जाम्स और करीब आ गए हैं, पढ़ाई जोरों शोर से जारी है। चेनयन के घर के बाहर वेलाई अपनी चमचियों के साथ उसका वेलकम करने के लिए खड़ी है। म्याओ के हाथ में चूहे हैं। चेनयन के आते ही वेलाई कटर से हमला करती है। चेनयन अपनी जान बचाने के लिए भागती है। इसी भागम दौड़ी में वो इंस्पेक्टर यी को कॉल करती है। कॉल पिक ना होने पर अपनी जान बचाने के लिए वो कचरे के डब्बे में छुपती है। म्याओ पास ही खड़ी है, तभी इंस्पेक्टर यी उसे कॉल बैक करते हैं। रिंगिंग की आवाज से म्याओ को तो पता चल गया था, फिर भी वो उन दोनों को नहीं बताती। ये दोबारा उसके घर जाती हैं, कभी तो घर वापस आएगी। वो कॉल उठाकर बहाना बनाती है, मैंने गलती से कॉल मिलाई। बे उसे लेने आता है, शायद इसी ने ही कॉल करके बे को बुलाया। उसे अपने घर लाता है। चेनयन उससे प्रोटेक्शन मांगती है, तुम्हें पे करने के लिए पैसे नहीं है, पर मेरा यूनिवर्सिटी जाना जरूरी है। बे के पास आने पर वो घबराती है। वो उसके जख्म पर दवाई लगाने आया है। चेनयन बेड पर है, जबकि बे सोफे पर। बे को याद आया पिछली दफा चेनयन ने उसके साथ बदतमीजी की। वो उससे लिखवाता है, चेनयन ओज बे वन टाइम। बे ने कहा, ये साथ में खाना भी हो सकता है और नहीं भी। सुबह वो स्कूल जाती है। बे उस पर नजर रखता है, हुडी पहन कर, ताकि उसे कोई पहचाने ना। दिन गुजरते जाते हैं। बे उसे ऐसे ही प्रोटेक्ट करता है। इसी दौरान वो वेलाई को धमकाता है, चेनयन से दूर रहना। इस सब के दौरान हमें बे की जिंदगी भी दिखाई जाती है। ये छोटे मोटे इलीगल काम करता है। बे का बॉस उससे पैसे मांगता है, बगैर पैसों के यहाँ क्यों आए? बे कहता है, पहले हमें पिछली जॉब के पैसे दो। वो जवाब देता है, तुम्हारा कर्जा अभी भी रहता है। गुस्सा आने पर भी बे कंट्रोल करता है। जुए के अड्डे में एक आदमी बच्चे से चोरी करने का बोलता है। बच्चे के चोरी ना करने पर वो उससे कहता है, आज तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। उसका बिहेवियर देखकर बे उसके सर पर कांच की बोतल तोड़ता है। इनमें फाइट होती है। दूसरी तरफ एग्जाम्स के दिन और करीब आ गए हैं। बे की प्रोटेक्शन से चेनयन स्कूल और घर में आराम से पढ़ाई करती है। वो बे के साथ ही रहती है। वो उससे पूछती है, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते? बे जवाब देता है, पढ़ाई यूजलेस है। चेनयन को ऐसा नहीं लगता। बे का कहने का मतलब था, जिस दुनिया में वो रहता है वहाँ पढ़ाई का फायदा नहीं। स्कूल के बाहर म्याओ चेनयन से मिलती है। वो कहती है, उन्होंने मुझसे जो कुछ करने का कहा मैंने वो किया, फिर भी वो मुझे बुली करते हैं। क्या जो लड़का तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा है मुझे प्रोटेक्ट कर सकता है? चेन ने कहा, मैं तुम्हें घर छोड़ सकती हूँ। बॉस को पता चलता है उसके जुए के अड्डे पर लड़ाई हुई है। जो लड़ाई में शामिल थे, सजा के तौर पर उन्हें फिर लड़ाया जाता है। उसके जख्म देखकर चेनयन फिक्रमंद थी। चेन ने कहा, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? उसने कहा, मुझे आदत है। चेन ने कहा, कब से? उसने जवाब दिया, 13 साल की उम्र से, जब मेरा बाप हमें छोड़कर चला गया। मैं अपनी माँ पर बोझ था। कुछ टाइम बाद उसे किसी और आदमी से मोहब्बत हुई। एक दिन मेरी माँ मीट बॉल्स लेकर घर आई। ऐसे हालात में मीट बॉल्स हमारे लिए ट्रीट थी। मैं बहुत खुश था। जैसे ही मैं खाने लगा, रोते हुए मेरी माँ ने मुझे तमाचा मारा। जिस आदमी से उन्हें मोहब्बत हुई वो मेरी वजह से उन्हें छोड़कर चला गया। एक दिन मैं घर वापस आया, वो वहाँ से जा चुकी थी। वो रोते हुए बोला, तुम पहली ऐसी इंसान हो जिसने मुझसे पूछा
है मुझे दर्द होता है या नहीं। चेनयन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वे ऐसे ही चेनयन को प्रोटेक्ट करता है। उसके क्लासमेट को लगता है वो स्टॉक हो रही है। रात को कॉल आने पर बे जाने वाला था। चेनयन उसे जाने नहीं देगी, वो उसका रास्ता रोकती है। पेमेंट के तौर पर वो उसे अपना क्रेडिट कार्ड देती है। आहिस्ता आहिस्ता इनकी दोस्ती काफी गहरी होती जाती है। पढ़ाई के साथ साथ ये मिलकर शरारतें भी करते हैं। इन शॉर्ट ये दोनों एक दूसरे की कमियों को पूरा करते हैं। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं। चेनयन बे से कहती है हम साथ में इन सब मुश्किलों से निकलेंगे। सब कुछ सही जा रहा था। बे अपने दोस्तों के साथ इंटरनेट कैफे में गेम खेल रहा था। तभी पुलिस ने छापा मारकर सबको गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को जिस रेपिस्ट की तलाश थी, किसी ने उसे इस कैफे में देखा है। सबको थाने में बंद किया गया। जब तक रेपिस्ट पकड़ा नहीं जाता, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। विक्टिम थाने आई, सबसे इन्वेस्टिगेशन की गई। दूसरी तरफ चेनयन रात को बे को कॉल करती रही। इसी तरह सुबह हो गई, वो अभी तक नहीं आया। स्कूल जाना जरूरी है क्योंकि एग्जाम्स बहुत करीब है। स्कूल के बाद उसे म्याऊ मिली। म्याऊ को पता है आज वो अकेली है। उसने वेलाई लोगों को बता दिया। वेलाई और उसके आवारा दोस्तों ने चेनयन को पकड़ लिया। वेलाई चेनयन पर हाथ उठाती रही। टिंग उसकी किताबें फाड़ने लगी। उससे ज्यादा वो अपनी किताबें बचाना चाहती थी। वेलाई ने उसके बाल काटे, फिर सबने मिलकर उसके कपड़े फाड़े और वीडियोस बनाई। वे और उसके दोस्तों को छोड़ दिया गया क्योंकि रेपिस्ट पकड़ा गया। बाहर आते ही वे चेनयन को कॉल करने लगा, कोई रिप्लाई नहीं मिला। घर आया तो उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। चेनयन फटी यूनिफॉर्म में जमीन पर बैठकर अपनी बुक्स जोड़ रही थी। वे किसी जख्मी शेर की तरह गुस्से में यहाँ वहाँ होने लगा। वो सबको मार डालना चाहता था। चेनयन ने किसी तरह उसको काबू किया। दोनों फूट फूट कर रोने लगे। अपने दिल पर पत्थर रख के बे ने चेनयन का सर शेव किया। फिर अपना सर शेव करने के बाद दोनों ने साथ में पिक्चर ली। चेन ऐसे ही अपने स्कूल आई। किसी ने उससे कोई सवाल नहीं किया। फाइनली एग्जाम का दिन आया। आज इनका पहला पेपर है। लातादाद स्टूडेंट एग्जाम सेंटर्स के बाहर खड़े थे। चेनयन से कुछ दूरी पर बेबी खड़ा था। एग्जाम स्टार्ट हुआ। चेन ने टाइम पर अपना पेपर खत्म किया। यहाँ पेपर खत्म हुआ। दूसरी तरफ तेज बारिशों की वजह से लैंडस्लाइडिंग हुई। वहाँ लाश मिली। टेस्ट वगैरह करने के बाद पता चला ये लाश वेलाई की है। सीसीटीवी रिकॉर्डिंग से पता चला मर्डर के दिन कौन सी गाड़ी क्राइम सीन के आसपास थी। नंबर प्लेट की मदद से पुलिस बे के दोस्त कांग तक पहुंची। कांग से इन्वेस्टिगेशन की गई। पूछा वो 31 मई यानी मर्डर की रात को कहाँ था। कांग ने बताया वो हॉस्पिटल में था। अगर यकीन नहीं है तो पता लगा ले। इंस्पेक्टर ये ने उसे सच बोलने का कहा क्योंकि उसके कार में खून के धब्बे मिले। कांग ने जवाब दिया उस दिन मेरी गाड़ी चोरी हुई। ये ने उसका सफेद झूठ पकड़ लिया। चोर ने गाड़ी चुराई और मर्डर करके वापस कर दी। कांग को अच्छे से याद है उस दिन बे गाड़ी लेकर गया। उसने कांग को हॉस्पिटल के बाहर उतार कर कहा वो अपने हर किस्म का टेस्ट करवाए। बिना कुछ सोचे समझे वो उसकी बात मान गया। जाने से पहले बे ने कहा जब वो पूछे तो सब सच बताना। उस वक्त तो कांग को उसकी बात समझ नहीं आई, लेकिन अब समझ आ गई। बे का मतलब पुलिस से था, यानी पुलिस जो भी पूछे वो सच बताए। बे को पहले से पता था पुलिस उस तक पहुंच जाएगी। कांग को हॉस्पिटल छोड़ने का मकसद ही यही था कि पुलिस उस पर शक ना करे। कांग ने बता दिया गाड़ी बे लेकर गया। पुलिस को बे घर में नहीं मिला। इन्वेस्टिगेशन के लिए म्याऊ और टिंग को बुलाया गया। म्याऊ बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। उसने पुलिस को बताया मैंने वेलाई को उस दिन के बाद से नहीं देखा। इंस्पेक्टर ली ने पूछा वो किस दिन के बारे में बात कर रही है। पुलिस को पता चला उस दिन चेनयन को बुली किया गया। टिंग के मोबाइल से उन्हें चेनयन की वीडियो भी मिली। वीडियो देखने के बाद इंस्पेक्टर ये चेनयन को गिरफ्तार करने आया। चेनयन को देखकर इंस्पेक्टर ये हैरान थे। इतना सब कुछ होने के बाद भी उसने पुलिस को क्यों नहीं बताया। उसने जवाब दिया एग्जाम पर फोकस करना था और कंप्लेन तो मैं पहले से कर चुकी। इस केस में चेनयन मेन सस्पेक्ट है क्योंकि हो सकता है बदला लेने के लिए उसने वेलाई को जान से मार डाला। चेनयन के 2 पेपर्स बाकी थे। वो चाहती थी एग्जाम्स होने तक इन्वेस्टिगेशन को पोस्टपोन किया जाए। पुलिस उसे ले गई। दूर बे बैठा था। इंस्पेक्टर ली चेनयन से सवाल पर सवाल करने लगी। पूछा मर्डर की रात वो कहाँ थी। बताया मैं घर पर पढ़ाई कर रही थी। ली ने कहा इसका तुम्हारे पास सबूत है। ये ने कहा वो चेनयन के पड़ोसियों से पूछ लेंगे। खैर किसी को भी चेनयन के बारे में पता नहीं था। इन्वेस्टिगेशन के बाद ली को पूरा यकीन था चेनयन ही इस मर्डर के पीछे है। उसके खिलाफ सबूत तो नहीं
मिला, लेकिन चेनयान के पास मारने का मकसद है। उसके एक्सप्रेशन सब बता रहे थे। इंस्पेक्टर यी चेनयान को डिफेंड करने लगा। क्या वो तुम्हारे सामने रोती चिल्लाती? वो छोटी सी है, भला डेड बॉडी को यहाँ वहाँ कैसे मूव कर सकती है? ली ने कहा, क्या पता उसकी मदद किसी ने की हो। खैर ये चाहता था फिलहाल चेनयान को छोड़ा जाए क्योंकि कल उसका पेपर है। इंस्पेक्टर यांग ने उन दोनों की बहस रोकी और बताया एक लड़की को पार्क में रेप करने की कोशिश की गई है। उसने रेपिस्ट की शक्ल देखी है। इंस्पेक्टर ली गुस्से से चली गई। चेनयान को छोड़ दिया गया, लेकिन उस पर पुलिस वाले नजर रख रहे हैं। चेनयान का दूसरा पेपर था। एग्जामिनेशन हॉल में वो काफी ज्यादा घबराई हुई थी। उसे बार बार फ्लैशबैक्स आ रहे थे। बे ने उससे कहा, मुझ पर भरोसा करो। ऐसे ही सेकंड पेपर खत्म हुआ। वो वहाँ से बाहर निकली। पुलिस उसका पीछा कर रही थी। पुलिस से बचते हुए बे ने बड़ी मुश्किल से चेनयान को एक सुनसान जगह लाया। वो कहने लगा, मदद के लिए चिल्लाओ। इस दौरान पुलिस उस जगह का दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रही थी। बे ने उसे अपना प्लान बताया। कहा, मैं तुम्हें हरेस और स्टॉक करता रहा। बेलाई से भी जबरदस्ती करने की कोशिश की, पर गलती से मैंने उसे मार डाला। बे ने जानबूझकर क्राइम सीन पर अपने खिलाफ सबूत भी छोड़ा। इससे क्लियर है चेनयान के हाथों से वेलाई मारी गई। इल्जाम पे अपने सर लेना चाहता है क्योंकि न उसके पास पैसे हैं, न दिमाग और न फ्यूचर। लेकिन जिस लड़की से वो मोहब्बत करता है उसकी वो हैप्पी एंडिंग देखना चाहता है। चेनयान खुद को पुलिस के हवाले करना चाहती थी। बे ने कहा, मैं माइनर यानी कम उम्र हूँ, मुझे कम सजा मिलेगी, मुझे जल्दी रिहा कर दिया जाएगा। बे उसके साथ जबरदस्ती करने की एक्टिंग करने लगा। पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर आई। बे को गिरफ्तार किया। पुलिस स्टेशन में उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई। यहाँ पता चला पार्क में लड़की के साथ जबरदस्ती करने वाला बे था। उसने जानबूझकर लड़की को अपनी शक्ल दिखाई ताकि वो बाद में उसे पहचान ले। ऐसा उसने इसीलिए किया ताकि पुलिस को लगे ये है ही आवारा। वो बहुत सी लड़कियों को छेड़ता है, जिनमें से एक चेनयान और वेलाई थी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान बे कहता रहा, मैं रेपिस्ट नहीं हूँ। वो जानबूझकर उन्हें टफ टाइम दे रहा था क्योंकि जल्दी हाँ कर दी तो पुलिस को शक होगा। यांग बे की माँ को बीच में ले आया। कहा, अगर तुम्हारी माँ तुम्हें ऐसे देखेगी तो उसे कैसा लगेगा। बे इमोशनल होने लगा। वो चाहते थे बे सच बताए, बदले में वो उसकी माँ का पता उसे बताएंगे। इंस्पेक्टर यी ने उसे वेलाई की तस्वीर दिखाई। पुलिस को बे के खिलाफ सबूत मिला। वेलाई के नाखूनों में से बे की स्किन मिली। बे के बाजू पर स्क्रैचेस के निशान हैं। इससे साबित होता है बे ने वेलाई का मर्डर किया। बे ने कबूल किया वो वेलाई से जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। वो मुझे लाते मारती और काटती रही। गुस्से में उसे पुश किया जिससे वो मारी गई। ये साबित होते ही चेनयान को छोड़ दिया गया। अब हमें 31 मई की रात दिखाई जाती है, यानी जब वेलाई का मर्डर हुआ। वेलाई चेनयान से मिलने आई क्योंकि बे ने उसके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई है। वेलाई चाहती थी चेनयान उस लड़के को बोले अपनी कंप्लेन वापस ले ले। दूसरी दफा मैं इस क्लास को रिपीट कर रही हूँ, मेरे बाप ने मुझसे 1 साल बात नहीं की। रिपोर्ट वापस ना ली तो वेलाई को फिर से यही क्लास रिपीट करनी होगी। चेनयान नहीं मानी तो वेलाई उसकी मिन्नतें करना शुरू हो गई। कहा, तुम मुझे पीटो, मैंने जो तुम्हारे साथ किया तुम मेरे साथ वो कर सकती हो। मैंने तुम्हारी वीडियो भी डिलीट कर दी। जितने पैसे चाहिए मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। चेनयान उसकी शक्ल दोबारा देखना नहीं चाहती। वो गुस्से में सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। वेलाई भी बातें करते करते उसका पीछा करने लगी। बातों बातों में वो चेनयान की वीडियो, बुली और माँ के कर्जे के बारे में बात करने लगी। चेनयान को बहुत गुस्सा आया। उसने वेलाई को हल्का सा पुश किया। बहुत सी सीढ़ियों से लुढ़कते हुए नीचे गिरी। सर एक पत्थर से टकराया जिससे मौके पर ही वेलाई की मौत हो गई। चेनयान ने बे को बताया। कहा, सब कुछ खत्म हो गया। बे ने पूछा वो जिंदगी में आगे क्या करना चाहती है। उसने कहा, मैं अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहती हूँ और हो सके तो दुनिया को बचाना चाहती हूँ। बे ने जवाब दिया, तुम दुनिया को बचाओ, मैं तुम्हें बचाऊंगा। चेनयान के खिलाफ जितने भी सबूत थे बे ने सबको आग लगा दी। साथ में ली हुई तस्वीर डिलीट करके मोबाइल तोड़ दिया। वेलाई को दफनाने से पहले उसने वेलाई के हाथ से अपने बाजू पर स्क्रैच किया ताकि पुलिस को उस तक पहुँचने में ज्यादा मुश्किल ना हो। अब वापस आते हैं। इंस्पेक्टर यी सोच में डूबा हुआ था। ये ने चेनयान से पूछा था क्या वो बे को जानती है। उसके दोस्तों ने बताया कोई उसे स्टॉक करता था। चेनयान ने जवाब दिया, मैं उसे नहीं जानती। स्टॉकिंग के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। फिर इंस्पेक्टर यी को टिंग की बातें याद आई। वेलाई की मौत के बाद जब टिंग से इन्वेस्टिगेशन की गई, उसने चेनयान के बारे में बताया कि वो दूसरे लड़कों से मदद मांगती है, मतलब वो उसे प्रोटेक्ट करें। यहाँ यी को उन पर शक होने लगा। उसने चेनयान के स्कूल से आने जाने की सीसीटीवी फुटेज निकाली। चेनयान से थोड़ी दूरी पर उसे बे खड़ा दिखाई दिया। इस रिकॉर्डिंग से ये तो पता नहीं चला वो उसे स्टॉक कर रहा है या प्रोटेक्ट। इसी बात का पता लगाने के लिए चेनयान और बे को फिर से इन्वेस्टिगेट किया गया। ये बे को इन्वेस्टिगेट कर रहा था जबकि चेनयान को ली ये ने जानबूझकर बे को चेनयान की वीडियो दिखाई ताकि वो उसके एक्सप्रेशन
सिचुएशन नोट कर पाए। वीडियो देखते हुए बे को गुस्सा तो बहुत आया पर खुद पर काबू किया, ऐसे प्रिटेंड किया जैसे उसे ये वीडियो बहुत अच्छी लगी। दूसरी तरफ चेन्यन को बहुत सी लड़कियों की लाशों की तस्वीरें दिखाई गई। कहा इसमें से कौन सी वेलाई है। तस्वीरें देखते हुए चेन्यन ने एक तस्वीर को स्किप किया। ली ने बताया जिस तस्वीर को तुमने स्किप किया वो वेलाई की है, क्या पता तुम्हें पता हो वेलाई ने मरने से पहले कौन से कपड़े पहने थे। चेन्यन ने इस बात को झुटलाया, कहा बुली मुझे किया गया, मुझे टारगेट बनाया गया तो इसमें मेरी क्या गलती। ली अब भी इसी बात पर अड़ी थी कि बदला लेने के लिए उसने वेलाई को जान से मारा है। चेन्यन ने जवाब दिया, बदला लेना दूसरों के लिए आम बात होगी पर मेरे जैसे लोगों को ऐसी चीजें बर्दाश्त करने की आदत है ताकि वो कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम दे पाए। ये बे को प्यार से कहने लगा, सच बता दो तुम चेन्यन के दोस्त हो, उसकी मदद करना चाहते हो और मैं भी करना चाहता हूँ। तुम्हें लगा हम बेवकूफ हैं, तुम्हारा प्लान परफेक्ट है पर तुम पकड़े गए। सच बता दो मैं तुम दोनों की हेल्प करूँगा। बे नहीं माना, कहा अपना नाटक बंद करो। दोनों सच बताने के लिए तैयार नहीं थे। इन्होंने इन पर ट्रिक्स खेलनी शुरू की। ये बे को कहने लगा, चेन्यन के साथ मिलकर तुमने वेलाई को मार डाला। साथ वाले कमरे में चेन्यन को इन्वेस्टिगेट किया गया, उसने सब सच बता दिया। दूसरी तरफ ली चेन्यन को गिल्टी फील करवा रही थी। कहा क्या तुम्हें पता है रेपिस्ट के साथ जेल में बहुत बुरा सलूक होता है। क्या तुम अपना फ्यूचर बनाने के लिए किसी दूसरे को जहन्नम में सड़ने के लिए छोड़ सकती हो। इनकी ये ट्रिक नाकाम रही। चेन्यन ने कहा क्या वो दूसरे का इल्जाम खुद पर ले ले। ना वो बे को जानती है और ना वेलाई की मौत में उसका कोई हाथ है। बे ने भी कह दिया, मैं इतना बेवकूफ नहीं, भला किसी को बचाकर मुझे क्या मिलेगा। मैं चेन्यन को नहीं जानता, सिर्फ उसे स्टॉक करता था। उसकी बातें सुनकर ये हैरान रह गया। गुस्से में उसने चेन्यन को बे के सामने खड़ा कर दिया। कहा रिपोर्ट होने के बाद एक दूसरे को दोबारा नहीं देख पाओगे। चेन ने कहा वो उसे नहीं जानती। बे ने उससे बदतमीजी से बात की। चेन्यन ने उसे थप्पड़ लगाया। बे अंदर अंदर खुश हो रहा था, उसे खुशी है। चेन्यन ने उस पर भरोसा किया। चेन्यन की माँ उसे लेने आई। फाइनली चेन्यन के पेपर्स खत्म हुए। वो बहुत उदास और अकेली थी। रिजल्ट का दिन भी आ गया। चेन्यन के बहुत अच्छे नंबर आए। उसकी माँ बहुत ज्यादा खुश थी। दूसरी तरफ बे जेल में अपनी जिंदगी काट रहा था। ये चेन्यन को मुबारकबाद देने आया और बताया बे कम उम्र यानी माइनर नहीं है, उसे सजाए मौत मिली। ये सुनते ही चेन्यन आपे से बाहर हो गई। ये को थप्पड़ मारकर कहा तुम लोग हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते। वो उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा थी। ये ने बताया मैंने झूठ बोला। बे को सजा मिली तो उसे काफी लंबी सजा मिलेगी, लेकिन चेन्यन अपना गुनाह कबूल करे तो उसे कम सजा मिलेगी। वो बेचारी फूट फूट कर रोने लगी। चेन्यन बे से मिलने आई। उसे देखकर ही बे समझ गया। चेन्यन ने पुलिस को सब कुछ सच बता दिया। चेन्यन काफी रिलैक्स थी। उसने बे से पूछा अगर टाइम में पीछे जाकर उसे फिर से ये सब कुछ दोहराना पड़ा तो क्या वो करेगा। ऑफ कोर्स बे का जवाब हाँ में था। दोनों को अलग अलग जेल ले जाया गया। चेन्यन को 4 साल की सजा मिली। अब हमें फिर मूवी का इंट्रो दिखाया जाता है। चेन्यन उस बच्ची के पास आई। उसकी कलाई पर निशान थे, मतलब उसे बुली किया जा रहा है। चेन्यन बच्ची के साथ चलने लगी। बे भी उसके पीछे चलने लगा। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में।